Hi friends, my name is Dr. Balaji Birazar. I am uh, final year student of MD anesthesia, junior resident final year student. मैं आपको अभी आपको अभी जो 3-4 ब्रांचेस है MD anesthesia, MS ENT और MS ENT, MS ऑप्थेम और MD पैथोलॉजी, ये ब्रांचेस के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच लेना चाहिए और कौन से ब्रांच के क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। इन शॉर्ट प्रोज एंड कॉन्स और शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। जो बहुत कंफ्यूज रहता है, एक ऐसा पर्टिकुलर रैंक आता है कि जिनमें ये 4-5 ब्रांच ही मिल सकती है और उसमें से कौन सी लेना है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे MS ENT। MS ENT अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको लर्निंग कर्व ज़्यादा रहता है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी टाइम लग सकता है। जो तुरंत आपका MS ENT होने के बाद आप अच्छी खासी अर्निंग चालू हो जाएगी, ऐसा कम चांसेस है। और उसमें भी अगर अच्छा कॉलेज है तो ये आपको ज़्यादा प्रोसीजर्स मिलेगी, ज़्यादा एक सर्जिकल एक्सपोजर मिलेगा। अगर कुछ कॉलेज पेरी में ऐसे होते हैं कि जहाँ पे OT के केसेस ही नहीं होते ENT के, तो ऐसी जगह पे लेंगे तो आपको बाद में बाहर जाने के बाद और कई SRशिप लेक्चरशिप करके फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जा पाएंगे, मतलब लर्निंग का और बढ़ जाएगा। और अब MS ऑप्थेम का कैसा है, MS ऑप्थेम में भी लर्निंग कर्व भी है और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है MS ऑप्थेम में। तो अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी मशीनरी, अच्छा जो भी माइक्रोस्कोप है, तो उसका खर्चा 40 लाख to 1 कोटी जाता है, ऐसा सुना है। वो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको MS ऑप्थेम में। लर्निंग कर्व भी ठीक ठाक से ज़्यादा है और वहाँ उसमें जो मेन है कैटरेक्ट सर्जरी, वो आजकल मतलब कैंप्स में होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तो प्राइवेट में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें सेटल होने में, और आपका अर्ली अर्निंग इमीडिएट पास आउट होने के बाद अच्छा खासा अर्निंग होगा, वो उसमें कम चांसेस है। लेकिन उसमें भी आपको अगर गवर्नमेंट से कहीं मिल रहा है MS ऑप्थेम तो आप ले सकते हैं, क्योंकि MS ऑप्थेम का एडवांटेज है कि उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, कुछ स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, अच्छे OPD निकालो, सर्जरी भी कम टाइम में सर्जरी हो जाती है कैटरेक्ट जैसी। तो लाइफस्टाइल अच्छी है, OPD निकालो, सर्जरी करो, ये उनके एडवांटेजेस है। लेकिन डिसएडवांटेज MS ऑप्थेम में ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लर्निंग कर्व भी ठीक ठाक से ज़्यादा ही है। तो आप अगर मिडिल क्लास फैमिली है, मैं फैमिली में से कोई प्राइवेट कॉलेज से MS ऑप्थेम कर रहे, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से आप MS ऑप्थेम में उसमें पैसे जाएंगे आपके ज़्यादा, और उसके बाद आपको बाद में MS ऑप्थेम कंप्लीट होने के बाद भी हॉस्पिटल डालने के लिए कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ का पैसा लगेगा। तो सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा। MS ENT अगर आपको सर्जिकल फील्ड ही चाहिए और आपको मानो एनेस्थीसिया मिल रहा, पैथो मिल रहा, MS ENT मिल रहा, तो आप MS ENT उस कंडीशन में ले सकते हैं। लेकिन MS ENT का वही प्रॉब्लम है कि उसमें लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा है। आप इमीडिएट पास आउट होने के बाद आपका अर्निंग अच्छा रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब जो भी है 2 लाख 3 लाख जो एक एक्सपेक्टेशन रही थी वो उसमें थोड़ा कम है। अगर अच्छे कॉलेज से आप MS ENT कर रहे हैं जहाँ पे आपको सर्जिकल हैंड अच्छा मिल रहा है, OPD अच्छी है, एकेडमिक अच्छा है, तो ठीक है, MS ENT भी अच्छा है। लेकिन आप कहीं तो पेरी में ले रहे हैं जहाँ पे सर्जरी नहीं होता है या कोई प्रोसीजर नहीं होता है, ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं तो टफ है। और MS ENT का भी सेम है, अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो उसमें आपको PG के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा और बाद में सेटअप के लिए भी खर्चा लगेगा। और अभी आता है MD पैथोलॉजी। MD पैथोलॉजी भी अच्छा ब्रांच है, उसमें लाइफस्टाइल भी अच्छा है, लेकिन जॉब वाइज जो स्कोप है वो
एमडी पैथोलॉजी से एमडी एनेस्थीसिया में अच्छा स्कोप है। और एनेस्थीसिया में आपको बहुत जगह जॉब मिल सकता है। जैसे आप ओटी के कॉल्स तो कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर के जो भी है, अपेंडिक्स है, सिजारियन सेक्शन तो हर एक मतलब मैक्सिमम लेडीज़ का होना ही है लाइफ में। तो आपको सिजारियन सेक्शन के 1-2 कॉल तो मिलने ही वाले हैं। एक कॉल के 3000 पकड़े तो भी 6000 हो जाता है। तो वैसा मतलब एनेस्थीसिया में स्कोप है। अगर आप कॉल नहीं कर रहे तो आपको आईसीयू में स्कोप है। आईसीयू नहीं कर रहे तो आपको आईसीयू अच्छा नहीं लगता है तो आप पेन की फेलोशिप किया, तो पेन की फेलोशिप करके आपका पेन क्लिनिक डाल सकते हैं और साथ में दिन में 1-2 कॉल भी कर सकते हैं। या फेलोशिप इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो एक ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इतने पैसे मिलते हैं कि आपको हफ्ता भर दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक केस किया तो ऐसा है। मतलब एनेस्थीसिया में आपको इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं है ज़्यादा, और आपको इमीडिएट पास आउट होने के बाद आपको जो इनकम है वो इन तीनों ब्रांचेस में, 3-4 ब्रांचेस में आपको सबसे ज़्यादा आप एनेस्थीसिया में मिलेगा। इसलिए लोग एमडी पैथोलॉजी से ज़्यादा एनेस्थीसिया प्रीपेयर करते हैं। और आपको मेडिसिनल ब्रांच में इंटरेस्ट है, सर्जिकल ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी एमडी एनेस्थीसिया अच्छा है। और दूसरी ये बात ये रही कि एमएस ईएनटी या एमएस ऑप्थाम या एमडी पैथोलॉजी, ऐसी ब्रांचेस आप अच्छा रहेगा कि आप गवर्नमेंट से मिल रहा है तो आप ले लो, लेकिन प्राइवेट में जाके आप इसमें पैसे डालेंगे और मिडिल क्लास फैमिली से है और आप सोचेंगे कि बाद में वसूल हो जाएगा पैसा या बाद में आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। क्योंकि ये ब्रांचेस में इमीडिएट पास आउट होने के बाद इतना भी अर्निंग अच्छा नहीं हो सकता कि जो आपका अपने जो लोन लेके पढ़ाई किए वो पूरा हो जाएगा। तो एमएस ईएनटी का लर्निंग कर्व ज़्यादा है और उसमें अच्छा कॉलेज मिलना इम्पोर्टेंट है, सर्जिकल कटिंग मिलना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर ईएनटी में ऑन्कोलॉजिकल प्रोसीजर्स रहती और वो गवर्नमेंट में ही ज़्यादा ऑपरेट होते हैं, तो प्राइवेट में इतना स्कोप है ऐसा नहीं लगता है। फिर भी आप एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छा स्कोप है ईएनटी में, लेकिन आपको लर्निंग कर्व ज़्यादा है। एमएस ऑप्था में ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपका हैंड अच्छा होना चाहिए, आपका सर्जिकल कटिंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और उसके लिए भी टाइम लगता है। ओपीडी अच्छी चलती है एमएस ऑप्था में लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन आपको वो जो लर्निंग स्किल है उसके लिए टाइम लगता है। तो बेटर है, आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है तो एमएस ऑप्था में ले लो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप मिडिल क्लास है, आप कहीं से लोन निकाल के आप जो 10 लाख 20 लाख ईयरली फीस है वो भरने वाले हो और उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं वो सब निकाल लूँगा, तो आपको लाइफ में डिफ़िकल्टी जा सकती है। क्योंकि इमीडिएट पास आउट होने के बाद इतना पैसा निकालना तो थोड़ा टाइम लगेगा और आपको लाइफस्टाइल पे उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। और एमएस ईएनटी, एमएस ऑप्था और एमडी पैथ में भी वैसा ही है। अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो वो बॉम्बे जैसी सिटी में कर रहे हैं तो मैंने सुना है आपको 8 आवर्स ड्यूटी करने के बाद 125 लाख टू 1.50 लाख मिल सकते हैं। लेकिन एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं है। एनेस्थीसिया में आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, 2 लाख 2.5 लाख या 3 लाख तक आपका जा सकता है। और आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस है। समझो कि एनेस्थीसिया में समझो किसी को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना है, जो एपिलेप्सी या जो भी है, जो भी डिफरेंट डिसीज़ है, सीवियर शिज़ोफ्रेनिया, जिनमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देना है तब भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी बच्चे को सीडेशन करना है, जब एमआरआई करना है तो बच्चे हिलते हैं तो बच्चा स्टेबल चाहिए, तो इसके लिए भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। तब भी शॉर्ट जीए या जो भी सीडेशन है उसके लिए एनेस्थीसिया चाहिए। मतलब हर जगह एनेस्थीसिया लगता है। तो आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत है एनेस्थीसिया में। और आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आप मिडिल क्लास के फैमिली का वही प्रॉब्लम रहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं रहता है, तो पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आपका रैंक ऐसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए। तो इसमें आपको एमडी एनेस्थीसिया ये चीज़ों से बेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें कुछ, और इसमें अच्छी खासी अर्निंग है
और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है और आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको 4-5 ऑप्शन है एक ही एमडी एनेस्थीसिया में। एक आपको आईसीयू में इंटरेस्ट है तो आप एमडी मेडिसिन जैसा आईसीयू में काम कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आपको ओटी कोर्स अच्छा लगता है, ऑपरेशन थिएटर में जाके स्पाइनल एनेस्थीसिया दो, जनरल एनेस्थीसिया दो, इपिडुरल एनेस्थीसिया दो, तो वो करो। अगर आपको नहीं, आपको मेडिसिन पीपल जैसा कुछ तो करना है तो आप पेन की फेलोशिप करो और सिर्फ पेन को ट्रीट करो। और पेन का इफ़ेक्ट जो एनेस्थेटिस्ट देते हैं पेन क्लिनिक में, तो उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा आता है कि पेशेंट बहुत आपको मिलेंगे, आप अच्छे जगह से पेन में फेलोशिप किया तो। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फेलोशिप कर सकते हैं, न्यूरो एनेस्थीसिया में फेलोशिप कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है एनेस्थीसिया में। एमडी एनेस्थीसिया में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इस पर सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। जैसे आईसीयू में भी आपको स्ट्रेस रहेगा थोड़ा सा, पेशेंट बेड रहते या रिलेटिव्स को समझाना है, जो भी है आईसीयू, या अगर ऑपरेशन थिएटर में हाई रिस्क केस है तो उसमें आपको थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। लेकिन आप हाई रिस्क केसेस उसको उस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, पेशेंट के रिलेटिव्स को समझाएगी उसको रिस्क है, तो उसमें भी उसकी स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा और आप एक्सपीरियंस से वो सीख जाएंगे। तो ये है। और अगर आप कॉल करते तो आपको दूसरों के ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा, या जो भी एक आध बार रात में इमरजेंसी जाना पड़ेगा। एनेस्थीसिया थोड़ा सा इमरजेंसी ब्रांच है, ये ड्रॉबैक है उसका। एमडी पैथो का वही ड्रॉबैक, वही एडवांटेज है कि आप एक जगह बैठ के आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आपकी लाइफ काम रहती, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। एमएस ऑप्थेल्म में भी आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन ये ब्रांचेस में जो पास आउट होने के बाद जो है इनकम जो तुरंत होना चाहिए, तुरंत जो 5-6 साल या 10 साल, वो इनमें इससे कम है एनेस्थीसिया में, उसमें इसमें ज़्यादा है। और उसके बाद आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इनमें थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट भी करना है, लर्निंग कर्व भी ज़्यादा है, बाद में आपका नाम होने में टाइम लगेगा, फिर पेशेंट आने में टाइम लगेगा, फिर आपको पहले 10 साल टप जाएंगे। तो ये 4 ब्रांच में ये है। अगर आपको ये पसंद ही है, आपको चाहिए एमएस ईएनटी, एमएस ऑप्थेल्म, ये ब्रांचेस, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से लिया तो अच्छा है। प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको समझो गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी एनेस्थीसिया मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज से एमएस ऑप्थेल्म मिल रहा है, एमएस ईएनटी मिल रहा है, तो आप मत जाओ वो ब्रांचेस में। क्योंकि वो ब्रांचेस में अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो बाद में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और वो इन्वेस्टमेंट और आपने पीजी के टाइम में जो पैसे डाले वो निकालने के बाद आप अपनी लाइफ जीने वाले हो, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। आपको कम से कम 10 साल तक आपको आपकी लाइफ जीने का टाइम नहीं मिल सकता। पैथोलॉजी का भी वैसा ही है, सब पैथोलॉजिस्ट का अर्निंग अच्छा होगा ऐसा नहीं है। जिनके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, जिनका जो सैंपल्स आते हैं वही चलते हैं, बाकी का इतना नहीं है। तो एमडी एनेस्थीसिया सब लोग बोलते कि बेटर देन एमडी पैथोलॉजी। एंड एमएस ईएनटी, एमएस ऑप्थेल्म, इनके ये ड्रॉबैक्स है। और ये 4-5 ब्रांच ऐसी है कि इनमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बाकी अभी तो एमडी रेडियो, एमडी मेडिसिन, एमडी डरमैट, ये तो टॉप ब्रांचेस है, इनमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो वो मिलता है तो लेना ही चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। जैसा एमएस ऑप्स का ही नहीं हुआ ये। और जो कॉलेजेस की लिस्ट है महाराष्ट्र की, मैं वो आपको बता दूंगा एमडी एनेस्थीसिया में कैसा है। तो सबसे टॉप तो केईएम या टाटा एनेस्थीसिया डाल सकते हैं आप। उसके बाद सायन, उसके बाद सायन, नायर, इन दोनों में से जो डालना है डालो। उसके बाद जे डाल सकते हैं। उसके बाद जो यूजी का सीक्वेंस है लगभग वैसे ही रहता है, पुणे डालो, नागपुर डालो या औरंगाबाद डालो, जो रीजन आपको नज़दीक पड़ता है वो डालो। और फिर उसके बाद आते हैं नांदेड़, लातूर, उसके बाद मिरज, नांदेड़, लातूर, सोलापुर भी अच्छा है। उसके बाद मिरज डालो। उसके बाद अंबाजोगाई, यवतमाळ, धुळे, ये सीक्वेंस आप एमडी एनेस्थीसिया में डाल सकते हैं। एमडी पैथोलॉजी में सबसे अच्छा तो टाटा रहेगा। उसके बाद केईएम, उसके बाद केईएम के बाद आप
जीएमसी नागपुर डाल सकते हैं। जीएमसी नागपुर के बाद बीजेएमसी पुणे या जीएमसी मीरज ये डाल सकते हैं। उसके बाद आप सायन भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है बाकी के कॉलेज जो डालना है वो डालो, नांदेड़, लातूर और जो भी है, यवतमाल, धुले। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट अब ब्रांच आपकी सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्रांच को प्रायोरिटी देना है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो लगभग सब जगह आपको लगभग सेम सीखने को मिलेगा। सर्जिकल ब्रांच में थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रांच को प्रेफरेंस देना है और सीटी को प्रेफरेंस बाद में देना है, क्योंकि ब्रांच लाइफ टाइम रहने वाली है। सीटी सिर्फ 3 साल के रहने वाली है, 3 साल के लिए। तो आपको एक ब्रांच मिल रही है तो वो ब्रांच कहीं पे भी मिलो, आपको जो ब्रांच चाहिए वो ले लो और उसके बाद सीटी में जाओ। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। कुछ भी आपको और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगा या नया वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।